दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों प्रोबेबली प्रोटो तमिल डोमिनेट्स इंडियन स्क्रिप्ट के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहे, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद से, मकान नंबर 869 से। दोस्तों इस सेकंड एपिसोड में हमने जो फर्स्ट एपिसोड में क्लेम किया कि कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल जो है इंडस वैली स्क्रिप्ट को डोमिनेट कर रही है, उसको हम एक अलग एंगल से उस क्लेम को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश अभी जो हालिया डिस्कवरी हुई है, करीब 3300 BC के करीब स्टील की जो खोज हुई है तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसने गेम बदल दिया है। अभी तक जो किलेडी इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें कहीं ना कहीं जो 2015 के करीब उनकी खुदाई इत्यादि चालू हुई, तो वो जो है वो तमिलनाडु को कहीं ना कहीं, और जहाँ पर हमको इंडस वैली इंस्क्रिप्शन इत्यादि मिले हुए हैं और तमिल ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी कुछ ऊपर मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमको 600 BC तक पीछे तमिलनाडु समझिए, मतलब भारत को, एक हिस्से को अपने 600 BC तक पहुंचाता है। लेकिन अगर हम स्टील की खोज को थोड़ी देर हटा दें, और पिछले एपिसोड में हमने स्टील को खोज को मतलब लिया भी नहीं था, तो 600 BC तक वो क्या बोलते हैं पुरानी हमको सिंधु घाटी सभ्यता साउथ में दिखती है। और जबकि मोहनजोदारो हड़प्पा की सभ्यता जो कहीं ना कहीं 3300 या 3000 से कहीं ना कहीं स्टार्ट होना चालू दिखती है, जो नॉर्थ वेस्ट में है। तो कहीं ना कहीं अगर सतही तौर पे ऊपर से देखेंगे, सभ्यता के फ्लो को देखेंगे, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की तरफ फ्लो करता है। तो इस आधार पर हम कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको प्रोटो तमिल डोमिनेट कर रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही स्टील की खोज हमको ले लेते हैं 3300 BC में, और कहीं ना कहीं उसके ही करीब कहीं ना कहीं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के भी वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में सभ्यता फ्लरिश होने लगी थी, तो कहीं ना कहीं जो है गेम पलट जाता है। गेम इसलिए पलट जाता है कि 3300 BC में तमिलनाडु स्टील अगर बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता जो तमिलनाडु की है वो कहीं आगे है, मच एडवांस है नॉर्थ वेस्ट की सभ्यता से। फिर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ तमिलनाडु के लोग अगर क्या बोलते हैं सिंधु नॉर्थ वेस्ट में माइग्रेट हुए हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की सभ्यता में कहीं ना कहीं जो बाद में शो कर रही है, कहीं 500 BC के बाद आ रही है, और माइग्रेशन अगर 3300 में कहीं ना कहीं अगर स्टील मिल चुका है और फिर वहीं से माइग्रेशन है, तो फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता को ब्रोंज एज क्यों कहा गया, कॉपर ब्रोंज क्यों कहा गया, आखिर स्टील क्यों नहीं वहाँ पहुँचा। खासकर तब जब बहुत सारे साइट्स जो कहीं ना कहीं रास्ते में नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर कहीं तक महाराष्ट्र तक करीब वहाँ तक बहुत सारे सिंधु घाटी के साइट्स रेत में दबे मिल गए हैं। तो इसका एक कारण ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि लोहे की जो माइंस इत्यादि है वो तमिलनाडु में ही थी, और जो वहाँ पे जो सॉलिड रॉक्स और जो टेक्नोलॉजी इत्यादि ना, और ख़ासकर मेन चीज़ जो रॉ मटेरियल है वो तमिलनाडु में ही था। तो इसलिए जो भी बनना था, और एक तरह से ये सीक्रेट नॉलेज भी हो सकती है, और तो ये कहीं ना कहीं जो स्टील और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट समुद्र के रास्ते ही, जहाँ पहले वो जा रहे थे अरेबिया या दूसरे क्या बोलते सभ्यताओं में, वो गए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कहीं बाकी सब ट्रेड वहाँ से चलता रहा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टील की नहीं हुई इत्यादि, ये सब भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि स्टील की जो उद्गम हुआ है तमिलनाडु में, उससे पूर्व भी कहीं ना कहीं, उससे कुछ सदी सेंचुरी पूर्व जो है वो, या उससे और भी थोड़ा पूर्व क्या बोलते हैं माइग्रेशन सभ्यता का नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक सेपरेट ब्रांच के रूप में हो चुका
हो, और वो फिर क्या बोलते हैं, जो भी उस समय तक की उन्होंने साउथ में नॉलेज थी मेटलर्जी की, उसके साथ उन्होंने फ्लरिश इत्यादि वो किए हों, तो सभ्यता कहीं ना कहीं वहाँ लेट भी हो सकती ही है। एक दूसरा ये पहलू भी है ना। लेकिन ख़ास तौर से अगर देखें, एक तीसरा पहलू भी आता है। तीसरा पहलू होता है, भले ही रेत के टीले के अंदर हमको नॉर्थ वेस्ट में सभ्यता क्यों मिली सिंधु घाटी की, अगर ओरिजिन तमिलनाडु से, अब तो स्टील भी मिल गया है, या क्या बोलते हैं, हमको तमिलनाडु में उतने बड़े शहर क्यों नहीं मिले, या बहुत सारे पहलू आते हैं कि जो साइट्स हमको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिल रही है अप टू महाराष्ट्र, तो तमिलनाडु तक वैसा ही साइट हमको इतना क्यों नहीं मिला। एक्चुअली में इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो सभ्यता रेत के अंदर दब गई और सुरक्षित बची रही, वो तो आपको दिख गई, लेकिन जो सरफेस पे सभ्यता थी, जो कहीं ना कहीं 1800 BC पे एकाएक वैनिश हो गई, और कहीं ना कहीं कोई महामारी होगी या इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें अगर होंगी, और कहीं ना कहीं ये शहरी सभ्यता थी, तो अगर तमिलनाडु से भी स्टार्ट हुई होगी वो ना, तो वो भी शहर में और रॉक स्ट्रक्चर में, सरफेस में, जहाँ रेत इत्यादि इस तरह की चीज़ें कम हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता सरफेस पे थी, इसलिए आगे चल के वो बच नहीं पाई, और कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, वो सभ्यता लोग उस साइट्स को छोड़ दिए होंगे अपने, लेकिन डेल्टाइक रीजन इतना नहीं था, तो कहीं ना कहीं फिर से वो वापस भी आ गए होंगे ना। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, और फिर से कहीं ना कहीं उन्होंने 600 BC के करीब जो है फिर से अपनी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को किलेडी में जन्म दिया। हो सकता है उससे पहले भी कहीं ना कहीं और दूसरे साइड पे जन्म दिया हो जहां हमको अवशेष मिले हों, या उससे पहले भी जिस ब्रेक को 1800 पे हम पूरी तरह से मान रहे हैं सभ्यता ख़त्म हो गई, लेकिन वो सभ्यता साउथ में कहीं बोलते हैं पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुई थी, और जल्दी ही लोग फिर से महामारी के बाद फिर से सरफेस पे अपने क्या बोलते हैं सिटीज इत्यादि वो उसको कंटिन्यू रखे हों, एक मतलब एक लॉस के बाद, मतलब लेकिन नॉलेज भी उनको उतनी तरह से मेमोरी इत्यादि, क्योंकि सभ्यता वहीं की है, और चूँकि पहाड़ों पे ही उनका सब कुछ जीवन बीता है, और पर्याप्त पहाड़ हैं, प्लेट्यू हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए वो कंटिन्यूटी दिखती नहीं, क्योंकि रेत के अंदर कोई चीज़ जो सरफेस पे छूट गई थी वो समय के अनुसार बची नहीं, तो ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है ना। और एक चीज़ बोले कि स्टील का एंगल भी हटा दीजिए, एक तरीका ये भी है कि जो हमने पहले एपिसोड में अप्रोच ली थी, तमिलनाडु को एक तरह से प्रोटो टमिलियन को कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के पीछे डोमिनेट की वो जो थ्योरी बताई थी, जरा सर उसको इस तरह से भी हम स्टील की खोज को भी दरकिनार अगर हम कर दें कि जो माइग्रेशन कहीं ना कहीं तमिलनाडु से अगर हुआ, या मोस्ट मतलब ब्रॉडली बोले नॉर्थ वेस्ट यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन से, वेस्टर्न घाट से अगर वो हुआ भी, तो कहीं ना कहीं जो सभ्यता 3300 BC या 3000 BC के करीब वहाँ स्टार्ट हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उससे हज़ारों साल पहले कहीं ना कहीं माइग्रेशन, या उससे पहले जो भी अब टाइम स्केल हो पता तो है नहीं, उससे पहले ही जो है वो माइग्रेशन हुआ, और जितनी भी नॉलेज जो भी थी उससे कई हज़ार 2000 साल पहले भी हो सकता है, 3000 साल पहले भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पत्थर के कारीगर थे, पत्थर की उनकी स्क्रिप्ट थी, चिन्ह थे इत्यादि थे, तो वो मेमोरी कोई नहीं छीन पाया, और कहीं ना कहीं वो बहुत पहले इंडिपेंडेंट वे में नॉर्थ वेस्ट में वो सभ्यता धीरे धीरे अपनी फ्लरिश होती गई, और इन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं आप स्क्रिप्ट जो है वो वही पहाड़ों वाली, जिसमें रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल है, ऊपर वर्टिकल लाइन, नीचे फिर वो कई ब्रांचेस में टूटती है, जो पहाड़ों पे उन्होंने देखा था साउथ इंडिया में इत्यादि में, या जो उनके नेचर में है ना, वो कहीं ना कहीं उसको डोमिनेट किया हो। इस संदर्भ में बस हम इतना कह सकते हैं, चूँकि सभ्यता जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे बहुत पहले चली गई हो, सिंधु घाटी सभ्यता जब हमको मिली उससे पहले लोग माइग्रेट कर गए हों, और काफ़ी पहले, और फिर धीरे धीरे ग्रामीण से लेकर फिर नॉर्मल ट्रेंड से शहर इत्यादि के तरफ वो अगर मूव किए हों ना, तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि बहुत सारी जो क्या बोलते हैं, भले स्क्रिप्ट
तमिलनाडु बेस्ड हो या रॉक बेस्ड हो या रिवर फ्लो मॉडल पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जो एनवायरमेंटल लोकल लैंग्वेजेस समय और दूरी के अनुसार नॉर्दर्न इंडिया की पानी के अनुसार उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी डाला होगा। तो प्रोटो तमिल जो हम एकदम उधर से सोच रहे हैं नीचे से, मे बी उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं वेरिएशन हो, और अगर इंडिपेंडेंटली वो फ्लरिश की होगी तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, जी हाँ, स्क्रिप्ट भले ही पहाड़ों की है तमिलनाडु वाली, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज में प्रोटो तमिल के अंश उतना क्या बोलते नहीं होंगे, उतना उस हद तक डोमिनेशन नहीं होगा जितना सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको संस्कृत और प्राकृतिक के भी डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर से ये आते हैं कि अगर की सभ्यता नॉर्थ वेस्ट में ही जन्मी है, अगर ये प्रोबेबिलिटी भी देख लें, तो मान लीजिए कि माइग्रेशन भले ही नीचे से हुआ हो पहाड़ों से कभी पहले कभी और मान ले कि सभ्यता पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज भी खो चुकी हो, लेकिन लिखने की स्किल मान लीजिए उनकी वही हो और कुछ ना कुछ उसमें ध्वनियाँ इत्यादि कुछ ना कुछ होगी इत्यादि, मान लीजिए ये भी हटा दीजिए और मान लीजिए कि वो जो लोग हैं एक तरह से फ्रेश नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की लैंग्वेज प्राकृतिक इत्यादि या प्रोटो प्राकृतिक इत्यादि उसके ज़रिए ही वो फ्लरिश किए, अपनी इंडिपेंडेंट सभ्यता है वो ना, और वही सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है ना। तो और वो इंडिपेंडेंट पूरी तरह से फ्लो की है, कोई मेमोरी पीछे की नहीं रखती है पहाड़ों इत्यादि की, शायद वहाँ से आए भी ना हो, जो भी मान ले, लेकिन वो सभ्यता जो है वो जो महाराष्ट्र तक कम से कम थी ना, और जिसकी एक अपनी लिपि थी जो सील्स में दिखती है, तो वो सभ्यता जब 1800 के करीब एकाएक अबैंडेंड हो गई ना, एकाएक अबैंडेंड हो गई, तो फिर क्या हम ये मान लें कि वो पूरे के पूरे लोग ही ख़त्म हो गए? क्या जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी बताई जाती है, क्योंकि 500 के बाद जिस तरह से ऋग्वेद हाइम्स का आना इत्यादि, आयरन का आना इत्यादि, ये सब क्या वो सही थी? तो फिर जो एक सिविलाइजेशनल वार में जो आर्कियोलॉजिकल फॉसिल मास स्केल की जो युद्ध के प्रमाण क्यों नहीं मिले ना। और दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए, कोई सभ्यता जो सिंधु घाटी के शहर हैं वो शहरी है, वो शहर है, ठीक है, और कोई भी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता 50,000 से 1 लाख लोग रहे और पूरी में मिला लीजिए तो 50 लाख लोग हो सकते हैं, ये बिना अपने अगल बगल के गाँवों के साथ सामंजस्य के नहीं रह सकते हैं। तो अगर शहरों में वो नॉलेज है जो सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के जानवरों की जो हैं, हाथी की या जो भी चीज़ों की ना इत्यादि की, चावल इत्यादि की, तो वो नॉलेज भले ही शहर मिट गए हों, लोगों ने छोड़ दिए हों, अगल बगल चले गए हों, अगर आपस में लड़ाइयाँ नहीं हैं और वो ग्रामीण सभ्यता बहुत ज़्यादा मैदान इत्यादि था नॉर्थ में, वहाँ मतलब रच बस गए हों और यहाँ रेत के टीले में दब गए हों और महामारी का डर है कि वापस भी ना आए हों, लेकिन वो नॉलेज कहाँ चली जाएगी जब इंदस वैली इस ऋग्वेदिक हाइम्स कहीं ना कहीं 1200 BC के करीब या हाइम्स बन रहे थे संस्कृत लैंग्वेज में इत्यादि में, तो वो नॉलेज कहाँ चली जाएगी? क्यों इनिशियल हाइम्स में हॉर्स और नए किरदार और कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित गॉड इत्यादि का ज़्यादा बखान है, ये सब हो जाता है, चावल का जिक्र नहीं है, जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का साहब कहते हैं, वो बाद में अधिक है कि तांदुल का जिक्र है, वो भी साउथ का टर्म है ना, और स्वयं चावल कहीं ना कहीं आदिवासियों का वो है ना, मुंडा कम्युनिटी से रिलेटेड उसकी, तो उसका जिक्र क्या बोलते हैं है, लेकिन वो फिर नॉलेज कहाँ चली गई? क्या सब कॉन्टिनेंट भी बदल गया, हाथी भी गायब हो गए थे ना? तो दरअसल इसलिए आप ये ना एक सिविलाइजेशनल वार मिला, अगर सिविलाइजेशनल वार नहीं मिला और सभ्यता 1800 के बाद एकदम ख़त्म भी हो गई और वो माइग्रेट हो गए गाँवों में, तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज वहाँ पे उनको होगी, वो चीज़ भी नहीं मिली ना। और एक तीसरा एंगल भी है कि सभ्यता 1800 पे जब पूरी तरह वैनिश हो गई और नॉर्थ वेस्ट से ही चल रही थी, तो फिर एकाएक वो नॉर्थ में ऐसी सभ्यता फिर बाद की BCs में नहीं दिखी
क्योंकि इंदस वो सिंधु घाटी सभ्यता डोमिनेट कर रही है। लेकिन वो 600 BC में केलाडी में वो फिर से प्रकट हो गई। अगर वो सभ्यता नॉर्थ वेस्ट से चल रही थी और केलाडी में वो फिर से वही अर्बन सिस्टम, वही चीज़ वो फिर से प्रकट कैसे हो गई, और वो फिर से प्रकट हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि अगर वो फिर से 600 BC में फिर से प्रकट हुई है तो इसका यही कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं 1800 BC में जो साइट्स अबेंडन हुए, जो लोग छोड़ के गए नॉर्थ इंडिया में तो अपनी दुनिया में मस्त हो गए वो, लेकिन साउथ की तरफ कहीं ना कहीं, चूँकि इनिशियली वो पहाड़ के ही लोग थे, वहीं के कारीगर थे इत्यादि थे ना, तो वो जब साउथ में गए भी तो उनको फिर से अपने क्या बोलते हैं पुरानी चीज़ों पर ही वापस लौटना अब पड़ा। और कहीं ना कहीं इतना लंबा ब्रेक भी नहीं होगा कि 1800 के बाद सीधा 600 पे आ गए, 1200 BC का वो गैप है। कहीं ना कहीं और पुरानी साइट्स इंदस वैलीज की जो सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है वो मिलने के भी चांस हो सकते हैं, और इसीलिए कुछ BCs के बाद, गैप के बाद वो फिर से रीजनरेट भी हुए। वो इसीलिए साउथ में हो पाए क्योंकि असल में जो नॉर्थ वेस्ट की सभ्यता है उसके पीछे कहीं ना कहीं पहले का माइग्रेशन पहाड़ों के लोगों का ही है, जैसे एपिसोड 1 में हमने समझाने की कोशिश की। और इसी तरह जैसे एपिसोड 1 में हमने समझाने की कोशिश की कि वास्तव में जो लोग हैं जो मैदानों में हैं, और भले ही ऋग्वेदिक हाइम्स में हॉर्स मिलता है, चावल नहीं मिलता है और क्या बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत के पॉकेट्स हैं। जब ट्रेड 1800 BC में ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ से लोग अबेंडेंड हो गए, गाँव में चले गए इत्यादि, ये सब में। और संस्कृत कुछ पॉकेट्स की लैंग्वेज थी, अभी तक वो पूरी तरह से लैंग्वेज की तरफ नहीं थी, वो ग्रामेरियन वो था, उसका ज़्यादा स्कोप था। ध्वनियों को वो फैक्ट समझते थे लेकिन वो चीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करते थे। और कहीं ना कहीं ऐसी ही एक पॉकेट्स में ये विशिष्ट लैंग्वेज जो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के करीब और ऊपर कहीं पाई गई, जहाँ पर मौसम और क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया से मैच कर सकता है, या मे भी जो बाउंड्री आज हम ले रहे हैं वो बाउंड्रीज देश की इस तरह से नहीं थी। और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कुछ BCs के बाद जो ट्रॉपिकल नेचर है सब कॉन्टिनेंट का, साउदर इंडिया खासकर, हाथी इत्यादि, वो चीज़ें क्या बोलते हैं उनके यूज की बिना रही हों, और वो एक तरह से ग्रामीण जीवन के लोग थे। और उन्होंने जब हॉर्स, रथ इत्यादि, नया विगर, आयरन इत्यादि हुआ तो फिर कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली, और फिर से कहीं कहीं उन पॉकेट्स में, उन लैंग्वेज में जो संस्कृत जानते थे उन्होंने हाइम्स को वहाँ पे बनाया। ऑफकोर्स ये हाइम्स, ये सब चीज़ें, कल्चर धीरे धीरे आगे बढ़ी, और बाद में क्या बोलते हैं जो चीज़ें हैं जो मासेस की लैंग्वेज थी और जो मासेस का अनुभव, हाथी इत्यादि ये सब फलाजोला, और बाद में जब वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने लगे ट्रू सेंस में कहीं ना कहीं, और उससे संबंधित चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगे, तो बाद की हाइम्स में कहीं ना कहीं हाथी और चावल इत्यादि का चीज़ें आने लगी। और चावल कहीं और नहीं, तांदुल से, जो तमिल शब्द मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, चलिए ना, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ये सब चीज़ें हुई, और ये संस्कृत जो है, जो आप देख रहे हैं कि संस्कृत जो है, जो लोगों की पॉकेट्स में डेवलप हुई, ये एक्चुअली में शुरू से ही डेवलप हो रही थी कुछ पॉकेट्स में। क्योंकि जो पहाड़ से, जैसे पहले एपिसोड में लोग बताया कि पहाड़ से लोग नीचे जाएंगे, मैदान में जाएंगे, खेती करेंगे, विस्तृत मैदान है, तो लोग पहाड़ के अपने उसके भूलने के चांस हो सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूटी की चाहिए ना, अगर स्क्रिप्ट भी ना हो तो वो क्या है, ध्वनि है, नाम है इत्यादि है। लेकिन वो हज़ारों साल से अगर चली आ रही है वो चीज़, तो उसमें लय भी चाहिए, कुछ संबंध भी चाहिए, और इतना आसान भी नहीं है, प्रैक्टिस भी चाहिए, और अन्य चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो विद्वता चाहिए। तो इसलिए कुलीन वर्ग जो है, या एक स्पेशल वर्ग में संस्कृत कहीं ना कहीं पनपती रही, आपको अपने प्रोटोसेंस में भी, और कहीं ना कहीं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के में वहीं के लोग जो पहाड़ों के लोग थे, उसकी एक ट्राइब कहीं ना कहीं जो है
प्रोटो संस्कृत को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर पनपती रही, रखती रही, सब कुछ करती रही। और ऑफकोर्स जब क्या बोलते हैं, जब प्रोटो तमिलियन और रॉक कल्चर या कहें स्क्रिप्ट कल्चर 1800 BC में सिटीज़ से चला गया और लोग फिर से अपने गांव की तरफ चले गए, तो कहीं ना कहीं जो है वो और प्रकृति की तरफ भागने लगे। और वो लोग पहले से ही प्रकृति के ज़्यादा करीब थे, तो और नया विगर जब आया तो वो ग्रामेरियन सेंस या जो वो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के रूप में वो डेवलप होने लगी। और उस समय थोड़ा एक्सेप्टेंस भी लैंग्वेज की थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि स्क्रिप्ट का रोल और उनमें काम करने वाले लोग जो जब पूरा सिस्टम ही शहर ही छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं लोकल डायलेक्ट और हावी हो गए। और कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट रिलेशन का यूज और सील उल सब बेकार हो गई, मतलब यूज का ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं संस्कृत का जो प्रभाव और जो घोड़ा और जो नई टेक्नोलॉजी इत्यादि आई, तो उसने कहीं ना कहीं उसने प्रेरित किया लैंग्वेज की तरफ। और आगे वो लैंग्वेज क्या बोलते हैं, मासेस थोड़ा में एक्सेप्टेंस भी बड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वो आगे डेवलप भी हुई। लेकिन फिर भी मासेस की जो लैंग्वेज है संस्कृत नहीं बन पाई। प्रोटो तमिल कहीं ना कहीं संस्कृत के, प्रोटो संस्कृत के इफ़ेक्ट में और वो भी जो डेवलप हो रही थी, प्लस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस के इफ़ेक्ट में, और जिस हिसाब से सिटीज़ वैनिश हो गए उसके इफ़ेक्ट में वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक की तरफ मुड़ी। और अशोक काल में भी देखते हैं प्राकृतिक ही डोमिनेंट लैंग्वेज है। और स्क्रिप्ट जो यूज हुई वो भले ही संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हो गई, लेकिन उसकी खुद की स्क्रिप्ट जो है वो नहीं थी, वो देवनागरी, वो ब्राह्मी ही लिया, और ब्राह्मी कोई और नहीं थी एक्चुअली में। इंदस स्क्रिप्ट का ही वही रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल है, बस मैदानों में कर्वेचर बढ़ जाते हैं नदियों के, और एक सीधी लाइनों का भी रोल बढ़ जाता है, नदी सीधी है इत्यादि है। और कागज़ में लिखते समय चीज़ें और अच्छे से घुमावदार इत्यादि से वो रूप हम देखने लगे। और इसी ब्राह्मी से वास्तव में साउथ इंडिया में वो भी लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं ना। तो कुल मिला के सेकेंड अप्रोच में हमने स्टील के साथ भी हमने एक अलग तरीके से हमने कहीं ना कहीं तमिल के पक्ष में डोमिनेशन शो करने की कोशिश की। स्टील नहीं भी है तो अलग अलग तर्कों की वजह से, अर्लियर माइग्रेशन और उसके हिसाब से, प्लस अगर बाहरी सभ्यता थी तो इस हिसाब से फिर 600 BC में एकाएक वहीं कैसे प्रकट हुई तमिलनाडु में ना, ये इत्यादि। और कन्फ्लिक्ट वाली थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई वो मिला नहीं है। बस ये मिलता है कि ऋग्वेद में क्यों नहीं जिक्र है सिंधु घाटी सभ्यता और वो उन सब चीज़ों का। और संस्कृत अगर क्या बोलते हैं सिंधु घाटी के समय थी इत्यादि, तो उन्होंने क्या बोलते हैं वास्तव में, मतलब अगर वो संस्कृत थी, वो लोग थे, तो बाद में जब उन्होंने हाइम्स बनाई तो क्यों नहीं क्या बोलते हैं हाथी और चावल इत्यादि को शुरुआती हाइम्स में नहीं रखा। तो उसका कारण भी बताया कि मासेस की नहीं, पॉकेट्स की लैंग्वेज है, कुछ पॉकेट्स में कहीं ना कहीं वो वहाँ पर उन्होंने हॉर्स इत्यादि वो सब मिले, और वो भी साउथ इंडिया से काफ़ी दूर, और आज की जो हम बाउंड्री देश की समझते हैं वो भी नहीं हो सकती है। प्लस मान लीजिए संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी थी, तो ध्वनि ग्रामर से रिलेटेड थी। उन्होंने ज़रूर सील बनाते समय, चूँकि एक ही ट्राइब है, वो अलग अलग उसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से और माइग्रेशन के हिसाब से वो बदल गए, लेकिन सील बनाते समय उनका इफेक्ट संस्कृत सील के बनाते समय भले ही वो प्रोटो तमिल लैंग्वेज पे आधारित हो, लेकिन बनाते समय ध्वनियों इत्यादि की नॉलेज और ग्रामर के सेंस में उनका कंट्रीब्यूशन रहा हो। लेकिन उस ग्रामर और ध्वनि के जरिए वो लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दर्शाना इत्यादि, वो उनके उस हद तक वो डेवलप ना हो, और कहीं ना कहीं जो मेन ध्वनि और ध्वनियों को जोड़ना इत्यादि जो ग्रामर और इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्क्रिप्ट पे रहा होगा बनाते समय, ना कि क्या बोलते हैं वो जो लोकल लैंग्वेज में नाम है उस समय की प्रोटो तमिल में हाथी घोड़ा हाथी चावल इत्यादि, उसको लिखने में क्या बोलते हैं या उसके उसमें रोल रहा होगा। एक्चुअली में ग्रामेरियन सेंस में स्क्रिप्ट में उन्होंने जोड़ घटाने में मदद की होगी। उनका उद्देश्य
ये नहीं रहा होगा जिस सेंस में हम सोच रहे हैं। वो परिचित जरूर होंगे हाथी इत्यादि से ना, वो परिचित जरूर होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं लैंग्वेज के तौर पे कि वो रिप्रेजेंट कर सकें उस हद तक नहीं डेवलपमेंट था। और गैप में वो उसको किसी पॉकेट में भूल गए। लेकिन जब घोड़ा आया और नए गॉड्स इत्यादि प्रकृति को प्रेम के हिसाब से जब उसको एक तरह से नए विगर में उसको हाइम्स में पोएम में बदलने लगे, लैंग्वेज में बदलने लगे, तो कहीं ना कहीं वो जो मेमोरी थी वो उस पॉकेट में फेड भी हो गई थी। और वो पॉकेट मासेस का तो था नहीं लैंग्वेज ये, तो उस पॉकेट में वो अगर साउथ इंडिया और उस बाउंड्री से दूर पे है और उतना यूज भी नहीं हाथी इत्यादि का, और ट्रेड तो बंदी हो गया था वो पूरा सिस्टम ना, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो शुरुआती हाइम्स कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय उनको हाथी और चावल इत्यादि की नॉलेज थी, तब तक वो फेड हो चुकी थी, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए शुरुआती हाइम्स में नहीं दिखता। लेकिन जब लैंग्वेज फैली ना और आगे भले ही मासेस की ना बन पाई और प्रोटो तमिल को प्रभावित करने लगी, तो कहीं ना कहीं और जब फैली तो बाद के हाइम्स में वो उनको हाथी और इत्यादि ये सब उन्होंने चावल टंडुल इत्यादि के रूप में एकोमोडेट किया। तो उम्मीद है ये सेकंड एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन और डिस्कवरी इत्यादि ये सब मिलती है तो फिर मिलेंगे। और वैसे भी जेनेटिक पहले एपिसोड में हमने बताया कि कैसे एक रिसर्च जो जेनेटिक मेकअप है वो हंटर्स का इत्यादि और गैदरिंग हंटर्स और इसी तरह इरारियन प्लेट्यू में उसी के काउंटर प्लांट जो लोग कुछ खेती में थे पहाड़ से उतर के, उनको शो कर रही है उधर। यही चीज़ इशारा पहले एपिसोड में बताने की कोशिश की। दूसरे एपिसोड को स्टील 3300 3350 BC में मिला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आसान तरीके से फ्लो को साउथ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बताता है। इसीलिए प्रोटो तमिल कहीं ना कहीं डोमिनेशन के चांस ज़्यादा हैं। किस हद तक है, कहाँ तक है, किस लेवल तक है, किस लेवल तक संस्कृत का इफेक्ट है, अन्य फॉरेन दूसरी सभ्यताओं का अंडरपर्ड का कितना है, क्या है, डिपेंड करेगा कि माइग्रेशन कब हुआ, कितने पहले हुआ ना, और कैसे गए, कितनी कंटिन्यूटी रही ना, बहुत अन्य फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।